हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टोरीज बैंक। इस चैनल पर मैं आपके साथ हुए क्रीपी इंसिडेंट्स आप लोगों को सुनाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी से। हम लोग अक्सर घर बनाने से पहले या कोई कंस्ट्रक्शन का काम कहीं पर स्टार्ट करने से पहले उस जगह के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। उस जगह की हिस्ट्री या इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद वहां पर पूजा पाठ होता है। ये सब कुछ किया जाता है कहीं ना कहीं इसीलिए कि वहां पे जो नेगेटिव एनर्जी है वो किसी हद तक कम या खत्म हो जाए। इतना कुछ करने के बाद वहां पर इंसानों का रहना स्टार्ट होता है और इस स्टोरी को एंड तक देखने के बाद आप लोगों को पता लगेगा कि क्या हो अगर हम बिना इंक्वायरी के वहां पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दें। बट बिफोर दैट, अगर आप लोगों को भी हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की कहानी मेरी है। मैं मानव हूं। मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं और फैमिली मेरी जो यूपी में रहती है उन्हें सपोर्ट करने के लिए एज अ स्टाफ होटल में मैं काम करता हूं। कहानी की शुरुआत तब हुई जब मुझे गोवा में एक आलीशान होटल में नौकरी मिली। इसकी शुरुआत होटल में ही इस एक छोटी सी घटना से हुई जहां मैंने अपनी जॉब शुरू की। यह एक बड़े आलीशान होटलों में से एक है। इसके अलावा ये मेरा दूसरा महीना था और मैंने 1 अगस्त को हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में काम करना शुरू किया था। मेरे पास हर दिन सुबह 7:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक एक ही शिफ्ट थी। लेकिन उस दिन कम ऑक्यूपेंसी और शिफ्ट में काम करने वाले कम लोगों के कारण मुझे शाम 5:30 बजे तक एक शिफ्ट में रहने का निर्देश दिया गया। मुझे होटल के तीसरे विंग की सबसे ऊपरी मंजिल पर सीनियर गेस्ट रूम अटेंडेंट के साथ काम करने के लिए ड्यूटी दी गई थी, जिसका इंटीरियर ई शेप का था। मेरे सीनियर ने मुझे उस मंजिल की आखिरी 3 कमरों को साफ करने का निर्देश दिया। रूम नंबर 221, 222 और 223, जो कि सूट्स थे। उनमें से एक प्रेसिडेंशियल सूट है। प्रेसिडेंशियल सूट रूम नंबर 223। मैं कमरे के प्रवेश द्वार पर अपनी हाउसकीपिंग कार्ड के साथ कमरे में दाखिल हुआ। अब प्रेसिडेंशियल सूट सबसे बड़ा कमरा होने के कारण इसका लेआउट ऐसा था कि कोई भी व्यक्ति दोनों रूम्स के प्रवेश द्वारों के साथ पूरा लिविंग स्पेस देख सकता है और जब कोई बाईं ओर मुड़ता है तो आप डाइनिंग स्पेस में जा सकते हैं। मैं लगभग अपना काम पूरा कर चुका था। मुझे केवल कमरे में धूल झाड़ना और वैक्यूम करना था। जब मैंने अपना काम शुरू किया तो मुझे थोड़ा चक्कर और सांस फूलने का एहसास हुआ। मैं बहुत ज्यादा भागा या दौड़ा नहीं था। ये एहसास बस कुछ मीटर चलने के बाद मुझे महसूस हुआ। मैं हैरान था। मैंने एक पल लिया और अपनी कार्ट में वापस चला गया और अपनी बोतल से पानी की एक सिप ली। इस बार अपनी आंखों से मैं लिविंग रूम में खिड़कियों से लटके पर्दों की फड़फड़ाहट देख सकता था। मैंने कमरे के एग्जिट डोर के सामने मिरर में देखा। मैं हैरान था। मैं बहुत डर रहा था। जहां मैं खड़ा था मेरे पीछे कुछ नहीं था, लेकिन मुझे उस शीशे में अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। कुछ अजीब सा साया मेरे पीछे खड़ा था, लेकिन वो सिर्फ शीशे के अंदर था। मैंने देखा कि खिड़कियां इस बार फ्लटर भी नहीं कर रही थी, लेकिन उसे ऐसे हिलाया गया जैसे कि किसी ने उसके पीछे खुद को छिपा लिया हो। इसी तरह मैंने सोचा कि शायद ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है और मैं कुछ अलग ही कल्पना कर रहा हूं। इसलिए मैं कमरे के अंदर वापस चला गया और फिर से मेरे दिल में वही भारीपन महसूस किया जा सकता था। इसे अपने थके हुए दिमाग की कल्पना मात्र के रूप में छोड़कर मैं उस प्रेसिडेंशियल सूट की किचन की ओर बढ़ गया।
इस बार मैंने अपना राइट हाथ देखा और मेरे राइट हाथ के रोंगटे खड़े हो रखे थे। मैं उस किचन के अंदर डिश वॉशर के पास एक ठंडा प्लेस फील कर सकता था। इस बार मैंने अपने लेफ्ट हाथ की जांच की और इस हाथ के भी रोंगटे खड़े नजर आए। मुझे लगा कि मैं स्पष्ट रूप से थका हुआ हूं। शायद यही कारण है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। मैं कमरे के भीतर सभी स्थानों पर धूल झाड़ते और घूमते रहा। फिर मैंने अपना काम की गति बढ़ा दी और एक बेडरूम के अंदर घुस गया। इस बार मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बगल में है और सीधा मेरी ओर देख रहा है। 1 साल बीता और अब 1 साल बाद फिर से इस तरह की भावनाओं से मुझे गुजरना पड़ता है। मेरी ड्यूटी एक बार फिर रूम नंबर 223 में मुझे उसी डरावने किस्से को याद दिला देती है। मैं दरवाजा खोलते ही एक बार पूरा रूम देखता हूँ तो वहां उस समय कुछ भी नहीं दिखाई देता, लेकिन मुझे सही काम करना था तो मैं बस जल्दी से कार्ट में गया और फिर मुझे एहसास हुआ कि जब मैं दरवाजे के बाहर खड़ा हूं तो मुझे बेहतर महसूस हो रहा है। फिर मैंने जल्दी से वैक्यूम क्लीनर लिया और अपना आखिरी काम पूरा करने का फैसला लिया। जब मैंने कमरे को वैक्यूम करना शुरू किया तो मुझे लगा कि कोई लिविंग रूम के ठीक बीच में खड़ा है और मुझे देख रहा है। जब मैंने फिर से किचन की जगह पार की तो मुझे फिर से वही कोल्ड प्लेस महसूस हुआ और जब मैं बेडरूम के अंदर दाखिल हुआ तो मुझे लगा कि इस बार कोई कुछ सेकंड के लिए मेरा गला घोंट रहा है। मेरे गले में ऐंठन हो रही थी, मेरी सांस फूल गई और हाँफने लगी। मुझे अचानक महसूस हुआ कि कोई मेरे एक कंधे पर थपथपा रहा है। ये बहुत अकल्पनीय था। ये कुछ अद्भुत था, बहुत अलग था। उस कमरे में किसी के होने का एक अजीब एहसास था। मुझे याद है कि मैं पीछे मुड़कर अपने एक हाउसकीपिंग सीनियर को इतनी उम्मीद और राहत से देख रहा था। मेरे सीनियर ने मुझे चिंता से देखा और मुझसे पूछा कि क्या मैं ठीक हूँ। मैंने ठीक हूँ कहते हुए जवाब दिया। उसने जल्दी से वैक्यूम क्लीनर मेरे हाथ से निकाला और बहुत तेज गति से वैक्यूम करना शुरू कर दिया। फिर उसने मुझसे एक बात कही कि कभी भी इस कमरे में अकेले काम करने मत आना। मैंने उनसे कहा कि मैं नहीं आना चाहता था, लेकिन मैनेजर ने मुझे इन अंतिम 3 कमरों में काम करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि वो मैनेजर से बात करेंगे और तुरंत प्रेसिडेंशियल सूट का दरवाजा बंद कर दिया। हम ग्राउंड लेवल पर नीचे हाउसकीपिंग पैंट्री में वापस चले गए। फिर सीनियर ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने उनकी आंखों में चिंता के साथ कुछ महसूस किया या देखा। मैंने उनकी तरफ इस तरीके से देखा कि उन्हें पता चल गया सब कुछ। तभी मेरा सहकर्मी पैंट्री के अंदर घुसा और उसने मुझे देखा। उन्होंने कहा कि देर से आने और सूट के अंदर मेरी मदद न करने के लिए सॉरी। फिर उन दोनों लोगों ने मुझे 2 घटनाएं बताई जो पिछले वर्षों में कमरे के अंदर घटी थी। पहली रियल घटना ये थी कि 2009 में एक कपल ने अपने 2 बच्चों के साथ रोटरी टेबल इंडिया क्लब कॉन्फ्रेंस के मेहमानों में से एक के रूप में कमरे के अंदर एंट्रेंस की। शाम के कॉन्फ्रेंस के डिनर के बाद रात में वाइफ वहां डेड मिली। उनके पति द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस की अफवाहें थी। जब यह घटना हुई तब उनके पति और बच्चे दोनों कमरे में नहीं थे और बाद में जांच की गई तो इसे आत्महत्या का मामला बताकर खारिज कर दिया गया। उस कमरे में क्या था, कोई इंसान तो नहीं हो सकता, इसका कुछ पता नहीं चल पाया। दूसरी घटना उस घटना के
कुछ महीनों बाद हुई। दो इंटर्न्स ने जो नवंबर के दौरान शाम की शिफ्ट के दौरान हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। जब इंटर्न रूम नंबर 223 से बाहर निकलने वाला था तो बहुत अचानक उसे किसी ने पीछे से खींच दिया उस रूम के अंदर। तो उसने देखा कि कमरे के सेंटर में एक साया खड़ा है जो सीधे उसकी ओर देख रहा है। वह इतना डर गया कि उस स्पिरिट की गुस्से वाली आंखों को देखने के अलावा कहीं भी नहीं देख सका। जब वह ट्रॉमा से बाहर आया तो जाहिर तौर पर वो अपनी कार्ट को पीछे छोड़कर लिविंग रूम से बाहर भाग गया। जब उन्होंने उस शिफ्ट में हाउसकीपिंग इंचार्ज को यह घटना बताई तो सीनियर भी घबरा गया। वह गाड़ी नीचे उतारने के लिए वापस गया और कुछ नहीं देखा, लेकिन उसे बेचैनी महसूस जरूर हुई थी। बाद में इंटर्न ने होटल में अपनी इंटर्नशिप को रोक दिया और कहीं दूसरी जगह काम करना शुरू कर दिया। और अब टाइम आ गया था उस होटल के बैकग्राउंड या इतिहास को जानने का। ये क्यूरियोसिटी मानव को ले आती है उस होटल के नेबर्स के पास जिनके सीने में ये राज दफन था। थोड़ा देर पूछने के बाद ये पता चलता है कि बहुत पुराने समय पहले उस एरिया में एक कब्रिस्तान हुआ करता था। विद टाइम प्रॉपर्टी के रेट उस इलाके में बहुत हाई होते जा रहे थे, बट उस एरिया की प्रॉपर्टी को कोई लेना पसंद नहीं कर रहा था और इस प्रॉपर्टी के रेट भी नहीं बढ़ रहे थे। आफ्टर ऑल ये इलाका पुराने टाइम में एक कब्रिस्तान हुआ करता था एंड फाइनली इस होटल के मालिक ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने उस एरिया को बहुत कम रेट में खरीद दिया था, उसकी हिस्ट्री को जानने के बावजूद भी।